Hello everyone, welcome back to Biotechnologically. I am Ria Asthana back with another video, and this video is going to be about biochemistry, and I'm going to help you with your preparation for CSIR NET examination. In this video I'm starting with the topic amino acids, and I will be discussing some important properties of amino acids along with their classification, and also I will be uploading some questions related to the topics that I am going to cover in this video so that you can understand the topics well and check your preparation. You can get those questions in the short section of my channel. You can drop your suggestions in the comment box so that I can improve my video. And let's start with the amino acids. फर्स्टली हम अमीनो एसिड्स को इस टेबल से स्टार्ट करेंगे। इस टेबल में मैंने सारे अमीनो एसिड्स को लिस्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर सिंबल्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स, जो कि इसमें मैंने मेंशन करी क्योंकि ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैंने उनका नेचर, यानी कि वो पोलर हैं या फिर नॉन पोलर हैं या एसिडिक और बेसिक हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन करी हैं। और उसके साथ साथ PKR, ये PKR लिखा है, मे बी इट्स नॉट विजिबल इन द वीडियो क्लियरली, बट इट्स PKR, जिसको हम PK3 भी बोलते हैं। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। बट स्टिल अगर आपको अमीनो एसिड्स को सही से रिवाइज करना है और उनके सिंबल्स और जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो आपको लर्न ही होने चाहिए, तो उसके लिए आपके पास इस तरह की एक टेबल होना इंपॉर्टेंट है। इस टेबल पे मैं जितनी चीज़ें इंक्लूड कर सकती थी उसकी मैंने कोशिश करी है। जैसे यहाँ पे ये सिंबल्स बना के मैंने इंडिकेट करा है कि कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ये जो स्टार है ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स को नोटिफाई कर रहा है, और ये जो डॉट है ये सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड की तरफ इंडिकेशन है। एंड ये जो स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल है ये कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक या फिर दोनों ही को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये मेंशन करा हुआ है। तो इस तरह से आप एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आपका मोस्टली अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन और उनका जो कैटेगराइजेशन है कि वो पोलर है या नहीं है या फिर कौन से एसिडिक है, अलॉन्ग विद द PKA-R या फिर PKA-3 वैल्यू, ये आपके पास एक ऐसी टेबल ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा है कि कौन से अमीनो एसिड एरोमेटिक हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन। इसके साथ-साथ मैंने पीआई वैल्यू भी ऐड कर दी है इस लिस्ट में, जिससे कि हमें एक आइडिया रहे। PKA-3 वैल्यू तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो उसके लिए हमें PKA-3 वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो कि आर चेन की होती है। बार चेन क्या होता है इतना आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो लेट्स स्टडी अबाउट इट। तो अमीनो एसिड्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये होता है हमारा अमीनो ग्रुप, और ये होती है हमारी साइड चेन या फिर आर चेन। ये अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड वेरी करती है, यानी कि जो यहाँ पे हम ग्लाइसिन देख रहे हैं अमीनो एसिड, ग्लाइसिन में जो आर चेन होती है वो एच होती है। और ऑन द अदर साइड अगर हम एलेनिन की बात करें तो एलेनिन में जो साइड चेन या फिर आर चेन होती है वो CH3 ग्रुप होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर डिफर करता है, जिसकी वजह से 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो इस लिस्ट में हम देख रहे हैं वो बनते हैं। तो ये आर चेन वेरी करती है, इसकी वजह से हमें 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ये मिलते हैं। सो नेचर में जो हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं वो नियर अबाउट 300 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से हम ये 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे मैमेलियन प्रोटीन्स में है इन्हीं अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। और इन अमीनो एसिड्स को हम ट्रांसलेशनल अमीनो एसिड्स भी कह सकते हैं, बिकॉज जो भी राइबोसोम्स के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू, अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन के थ्रू प्रोटीन्स बनते हैं, उनमें यही 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स अरेंज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मिलते हैं। इनके अलावा दो और अमीनो एसिड्स के नाम या उनके बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, जो कि है सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन। अब इन दोनों का कोडोन भी अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात होगी, जो कि है UGA कोडोन से कोड होता है ये, और इसके साथ साथ हमारा जो पायरोलाइसिन है वो UAG से कोड होता है, और ये दोनों ही स्टॉप कोडोन है। बट स्टिल अगर हम कंसिडर करें तो यही वो कोडोन्स है जो आगे चलकर सेलेनोसिस्टीन या पायरोलाइसिन बना सकते हैं। इस टेबल के अलावा आपको इनका स्ट्रक्चर का आइडिया भी होना चाहिए। सो ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया अमीनो एसिड्स का। अगर आपको आइडिया नहीं है उसके बारे में तो इतना तो आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम इसमें इसके अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हैं। इसमें से हमें पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स जो हैं एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या एम्फीप्रोटिक नेचर के होते हैं। एम्फीप्रोटिक नेचर का मतलब होता है कि ये एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। इनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, टू डिप्रोटोनेट और प्रोटोनेट। और इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है, उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके पास जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये जो अमीनो ग्रुप है
यही एक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, प्रोटोनेट और डीप्रोटोनेट होके। अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो इस ये हमारा डीप्रोटोनेट हो सकता है और नेगेटिव चार्ज आ सकता है इसकी मॉलिक्यूल के ऊपर। या फिर अगर हम बात करें अमीनो ग्रुप की, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, यानी कि इसके ऊपर जो है प्रोटोनेशन हो जाएगा। इसको हम समझते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो जो हमारी नॉर्मल पीएच होती है 7.4 फिजियोलॉजिकल पीएच, उसमें जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयन मतलब डबल आयन। तो ये हमारा ज्विटर आयन है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो नेचुरली इस तरह से एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करें कि जब पीएच जो हमारा होता है 7.4 के इक्वल, तब ये ज्विटर आयन की तरह एक्ट करता है। अब हम जब बात कर रहे हैं एम्फीप्रोटिक नेचर की, तो इसका मतलब ये एसिड और बेस की तरह रिएक्ट करता है। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि अगर पीएच हमारा 7.4 यानी फिजियोलॉजिकल पीएच से कम होगा, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा सराउंडिंग है इस मॉलिक्यूल की, वो कैसी हो जाएगी, एसिडिक। तो ये क्या होगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा हमारा अमीनो ग्रुप, और कार्बोक्सिल ग्रुप भी हमारा प्रोटोनेटेड रहेगा। तो यानी कि इसका जो एच पॉजिटिव पार्ट है वो जाएगा नहीं छोड़ के, तो ये COO नेगेटिव नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इसको भी प्रोटोनेटेड बोलेंगे और इसको भी। इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखना है कि जो 7.4 पीएच है, उससे जब पीएच कम रहते हैं, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट में, हमारा जो अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ये मॉलिक्यूल पूरा पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा, क्योंकि COOH भी न्यूट्रल है। और हमारा जब पीएच 7.4 से ज़्यादा होगा, प्रोटोनेटेड हम इसलिए बोल रहे हैं COH को, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी H पॉजिटिव का एक्सेप्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे तो है ही ऑलरेडी, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में, और जो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज़ नहीं होगा जब ये भी COOH बन गया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसकी वजह से ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा और ये काउंट होगा, तो पूरा मॉलिक्यूल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इन अ सिमिलर वे अगर हम देखें कि जब इसका अपोजिट होगा, यानी कि पीएच जो है वो बेसिक की तरफ ज़्यादा होगा, 7.4 से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डीप्रोटोनेटेड रहेगा और NH2 डीप्रोटोनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक H पॉजिटिव रिलीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर टोटल नेट चार्ज जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें इसका नेट चार्ज निकालने को आता है अमीनो एसिड का, तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें आपको कंडीशन दी हो कि इस तरह का एनवायरनमेंट प्रेजेंट है और ये अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो आप बताएं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज, तो इतना आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम इन सब की बात करने के अलावा, अगर हम अभी तो हम सिर्फ इसके जो फिक्स्ड ग्रुप हैं, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी इसकी साइड चेन या आर चेन है, इसमें भी जो ग्रुप्स ऐड होंगे, तो उनकी वजह से भी इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि टोटल नेट चार्ज क्या होगा मॉलिक्यूल पे। तो वो जब हम आगे पढ़ेंगे पीआई वैल्यूज़ या फिर pKa3, तो उस टाइम हम डिस्कस करेंगे कि आर चेन के साथ क्या हो सकता है या फिर नेट चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम इसकी सेकेंड और सबसे पॉपुलर जो प्रॉपर्टी है, जो कि इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक कायरल कार्बन एटम क्या होता है या कायरलिटी क्या होती है। तो ये जब हमें पता होगा तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा अमीनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे है, जिससे जो पूरा कंसेप्ट है वो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए और आप इस चीज़ को कभी ना कंफ्यूज करें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। जो कायरल कार्बन एटम होता है, उसकी अगर हम बात करें तो कायरलिटी अगर हम समझें, तो कायरलिटी में क्या होता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर ये हम इस तरह से बनाएं कि इसकी चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से ऑक्यूपाइड है, कुछ इस तरह से अगर हम समझें, तो आप देखेंगे कि किसी भी साइड से सिमेट्रिकल नहीं है। अगर हम इस बॉन्ड के अलोंग देखें तो ये भी सिमिलर नहीं है, इस बॉन्ड के अलोंग देखें तो ये भी सिमिलर नहीं है। तो ये क्या है, इसमें एक असिमेट्री है। असिमेट्री की वजह से हम इसे टू इक्वल हाफ्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते या किसी भी तरह से इसको हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम केमिस्ट्री में देखते हैं या फिर इसके स्ट्रक्चर में देखें, तो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, तो अगर वो 4 डिफरेंट ग्रुप से ऑक्यूपाइड होती हैं, तो वो कार्बन क्या कहलाता है, कायरल। तो असिमेट्री किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या हम उसको केमिस्ट्री की टर्म्स में क्या कहते हैं, कायरलिटी। तो यहाँ अगर हम अमीनो एसिड की बात करें, तो यहाँ पे COOH है, यहाँ पे हमारा H है एंड यहाँ पे NH2 है, और ये वेरी करने वाला R ग्रुप है। तो जब ये वेरी करने वाला R ग्रुप है, यहाँ पे जो भी ग्रुप आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा कार्बन एटम जो है वो कायरल है या नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये कायरल है। और R ग्रुप अगर हम बात करें ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन में हमारा R ग्रुप होता है H,
यानी हाइड्रोजन। तो जो इसकी वैलेंसी जो है इसमें ये तो दोनों डिफरेंट है, बट ये जो वैलेंसी ऑक्यूपाइड हो गया, ये जो बॉन्ड बनेगा ग्रुप से वो दोनों सेम होंगे, जिसकी वजह से हम इसको एसिमेट्रिक नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड्स है वो सेम ग्रुप के साथ बन रहे हैं 2 बॉन्ड। तो इसकी वजह से इसकी एसिमेट्री चली जाती है और हम इसको एसिमेट्रिक नहीं कह सकते। तो हमारा जो यहाँ पे एक्सेप्शन है वो आता है ग्लाइसिन का। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर को देखते हुए कि ये हमारा, अगर हम बनाएं एलेनीन, तो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे समझे? अभी तो हमने कायरलिटी समझी है, तो इसकी अगर हम मिरर इमेज देखें तो वो इस तरह से बनेगी। तो अब हम देखते हैं कायरलिटी के बाद अगर हमारा कोई भी कार्बन आइटम जो है वो कायरल होता है, यानी कि 4 डिफरेंट ग्रुप से ऑक्यूपाइड होती है उसकी वैलेंसी, तो जो उसकी मिरर इमेज बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, जिसकी वजह से जब हम इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो हाइड्रोजन आइटम इस ग्रुप के ऊपर नहीं आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर जो है, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर NH2 ग्रुप आएगा। जब हम इसको उठा के ऐसे ही ओवरलैप करना चाहेंगे तो ये ओवरलैप नहीं होगा। तो ऐसे जो हमारे कोई भी एक मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर तो दोनों का अलग अलग है, बट फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला तो सेम ही है ना, तो हम बात तो एक ही मॉलिक्यूल की कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो रहा है जब हम 3D ओरिएंटेशन उसका अरेंज करते हैं। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं जो 2 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में या उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम, उनके पेयर को, यानी कि ये आइसोमर हो गया एक दूसरे का, मॉलिक्यूल एक ही है बट स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है, तो इसके लिए हम ये आइसोमर कहलाएगा। तो आइसोमर में भी हम एनांशियोमर बोलते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिनके आइसोमर्स की मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। अब जब इनके स्ट्रक्चर डिफ़र कर रहे हैं 3D ओरिएंटेशन में, मॉलिक्यूल का फ़ॉर्मूला सेम होते हुए भी, तो इनकी जो स्ट्रक्चर की वजह से जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफ़र करेंगी, कि इसकी कुछ भी फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टी होगी इस वाली फ़ॉर्म की, वो इससे कुछ ना कुछ डिफ़र करेगी ही। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करने की वजह से हम इनको 2 अलग-अलग फ़ॉर्म या 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल की तरह भी कैटेगराइज़ कर सकते हैं फर्दर, और इनका नोमेनक्लेचर भी करते हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंस आया वो मैंने आपको समझाया। दूसरा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों आया उसके पीछे रीज़न है कार्बन की कायरलिटी, और जिस भी मॉलिक्यूल में कायरलिटी नहीं होगी, यानी कि हम अगर अमीनो एसिड्स में ही बात कर रहे हैं तो ग्लाइसिन ऐसा मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड है जो कि कायरल नहीं है। उसके अंदर जो कार्बन एटम है, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ। तो इसमें ये वाला जो R ग्रुप है वो हाइड्रोजन एटम से ऑक्यूपाइड है, और ये वाला भी हाइड्रोजन ही है। तो इसकी वजह से ये जो हो गया वो सेम हो गया, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो अकायरल कहलाएगा, और इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट होगी। जहाँ-जहाँ भी एक्सेप्शंस आएँगे उसको ज़रूर से याद करना है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के पीछे का रीज़न आपको क्लियर होना चाहिए, और जो भी इस शीट पे मैंने लिखा है इतना तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए बेसिक्स। उसके अलावा हमें क्या एक ख़ास इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जो हमारा थ्रियोनिन एंड आइसोल्यूसिन है उसके पास 2 कायरल कार्बन एटम है, क्योंकि जो उसकी R चेन है यहाँ पे, वहाँ पे कुछ जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे एक और कार्बन ऐसा होगा जिसका जो चारों बॉन्ड है वो डिफरेंटली ऑक्यूपाइड है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एक और कार्बन है इसके अलावा वो कायरल कहलाएगा, तो उसकी वजह से भी हमें 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे डिफरेंट। तो एक जो ये वाला कायरल कार्बन एटम है उसकी वजह से 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर, और एक और होगा उसकी वजह से 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया आपको थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन, तो इन दोनों के क्या है हमारे पास 4-4 आइसोमर्स हैं, या फिर 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो बाकी सारे अमीनो एसिड्स के 2 ही पॉसिबल हैं, ग्लाइसिन का सिर्फ 1 ही, क्योंकि उसके अंदर कोई भी कायरल एटम नहीं है कार्बन, तो अकायरल हो गया ग्लाइसिन, और जो हमारा बाकी के अमीनो एसिड्स हैं वो हो गए उनके पास 2 स्ट्रक्चर्स, और इसमें भी स्पेशल जो फीचर्स आ गए हैं, जो स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई, एक वो थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन के 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, बिकॉज़ दे हैव 2 कायरल कार्बन एटम, तो इसलिए इनके पास 4 डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो जो एटम्स हैं वो 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं अपना आपको अरेंज करके इन 3D ओरिएंटेशन। वो हो गए आपके थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन, और बाकी सारे के पास हमारे हो गए 2 ही स्ट्रक्चर्स। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल नहीं बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है बट उसके स्ट्रक्चर डिफर कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टू रोटेट पीपीएल इनटू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब पीपीएल क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट। अगर आपको अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर करना है तो आपको पता होना चाहिए पीपीएल का मतलब है प्लेन पोलराइज लाइट, और वो क्या होती है लेट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आपको पीपीएल का मतलब नहीं समझ आएगा तो आप हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी में आप लर्न तो कर लोगे कि पीपीएल या प्लेन पोलराइज लाइट, पर वो क्या होती है उसको समझना ज़रूरी है। तो वो मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाऊंगी।
समझाऊँगी। तो प्लेन पोलराइज़्ड लाइट जो होती है, जो हमें समझने में डिफ़िकल्टी लगती है, हम उससे समझे बिना ही आगे बढ़ जाते हैं, बस इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारा सोर्स है, जो लाइट को एमिट कर रहा है, वो हर डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर रहा है। कुछ इस तरह से तो लाइट भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। 3D में इमेजिन करिए तो इसी तरह से आगे बढ़ेगी, इसी फॉर्म में हर डायरेक्शन में। फिर यहाँ भी हर डायरेक्शन में। पर यहाँ पे क्या है, हमने पोलराइज़र के थ्रू इसकी सारी डायरेक्शन को ब्लॉक करके सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में इसको मतलब एक ही प्लेन में उसको आगे आने दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा ये लाइन क्या हो गई, प्लेन पोलराइज़्ड, यानी कि 3D में थी, हर डायरेक्शन में थी, पर अब क्या हो गया, हमने इसको एक प्लेन में कर दिया, यानी 2D कर दिया एक तरीके से। प्लेन क्या होता है, हमारा पेपर क्या है, ये 2D है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3D से 2D में कन्वर्ट हो गई। तो इस लाइट को जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर हम सैंपल के थ्रू इसको आगे बढ़ने दें कि सैंपल पे ये पड़े और उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करें, तो सैंपल अगर उसे रोटेट कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो सैंपल जो हमारा यहाँ पे हो सकता है, जिनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेज़ेंट होती है, अगर हम अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अमीनो एसिड्स में अगर हम बात करें ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन इसको रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर कैरलिटी नहीं है, यानी कि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो लाइट को रोटेट कर पाए। तो ये लाइट जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे आगे बढ़ जाएगी। बट अगर हम बात करें ऑप्टिकली एक्टिव जो हैं अमीनो एसिड्स, यानी कि एलेनिन, अगर हम उसकी बात करें, तो जो राइट को रोटेट करने वाला एलेनिन का स्ट्रक्चर होगा, वो राइट की तरफ रोटेट कर देगा, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट और लेफ्ट अभी समझाऊंगी मैं, अभी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझे। तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज उसको लाइट को रोटेट कर देंगे, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। तो वो इस तरह से अगर हमने एक प्लेन के थ्रू उसे अलाइन कर दिया है, तो जब वो सैंपल से होकर गुजरेगी, तो उसका रोटेशन हमें ऑब्जर्वेबल होगा। अगर हम इसी लाइट को सोर्स जो एमिट कर रहा है एज इट इज़ यूज़ करेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि लाइट किस डायरेक्शन में रोटेट हुई। तो इसलिए हमें ये करना ज़रूरी है किसी भी सैंपल की ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए। और ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम मेज़र किससे करते हैं, वो है हमारा पोलैरीमीटर। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये क्लियर होना ज़रूरी है, अगर आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने हैं, तो इतना आपको पता होना ज़रूरी है। सो अब हम इनके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो नोमेनक्लेचर में क्या है, हमने जो अभी मिरर इमेज समझी पिछली वाली शीट पे, तो मिरर इमेज में क्या होगा कि हमारा इस तरह से दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और एलेनिन, जैसा कि मैंने बताया, हम इसी को इसलिए रेफरेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इसका ही होता है। अगर हम जो कार्बन वाले स्ट्रक्चर्स जो होते हैं अमीनो एसिड्स के, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव, वो उसमें सबसे सिंपलेस्ट एलेनिन है। तो उसका रेफरेंस लेके हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि जो कार्बन है उसके लेफ्ट साइड पे ये हमारा अल्फा कार्बन होता है, सबसे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का। इसमें जो हमारा अल्फा कार्बन एटम है, उसकी अगर हम बात करें, तो उसकी अगर हम रेफरेंस से देखें, तो उससे हमें दिख रहा है कि कार्बन जो एटम है उसके लेफ्ट साइड पे हमारा अमीनो ग्रुप है, और उसके राइट साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप है। वहीं पे हम अगर इसको देखें, तो इस वाले कार्बन के राइट साइड पे है अमीनो ग्रुप। तो इसलिए हम इसके अगर कन्फिग्रेशन को देखें, तो इसकी कन्फिग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम के राइट और लेफ्ट, उसके लिए हमने उसको नेमिंग दी है एल एलेनिन और डी एलेनिन। कन्फिग्रेशन के अलावा हम इसको और भी एक तरह से समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से भी हम इसे एल एलेनिन और डी एलेनिन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर्स की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है, इसलिए हमें इसे दो डिफरेंट नाम देने पड़ रहे हैं, एक का एल फॉर्म और एक का डी फॉर्म। तब एल फॉर्म और डी फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, और या उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, वो समझते हैं। तो जो एल फॉर्म होती है डीएल सिस्टम में, एल फॉर्म इज़ रेफर्ड टू लीवो रोटेटरी। लीवो होती है एल की फुल फॉर्म। तो लीवो यानी लेफ्ट, इससे आप याद कर सकते हैं और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तो हमें मिस्टेक से भी याद रखना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, तो मुझे अब आगे याद रहेगा हमेशा कि मैंने वहाँ पे उल्टा लिख दिया था। इस तरह से आपको भी याद रखना चाहिए अपनी मिस्टेक से। तो यहाँ पे एल जो है वो लीवो रोटेटरी है, यानी लेफ्ट की तरफ जो है पीपीएल को रोटेट कर देती है। और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट करेगा स्ट्रक्चर एलेनिन का, उसको हम एल फॉर्म ऑफ एलेनिन कहेंगे, यानी कि एल एलेनिन, जो भी स्ट्रक्चर लेफ्ट की साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीपीएल को रोटेट करेगा। अब अगर हम बात करें डी फॉर्म की, तो डी फॉर्म की में डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। और इसको हम जो भी स्ट्रक्चर जो होगा अमीनो एसिड का, जो पीपीएल को राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, उसको हम बोलेंगे डी एलेनिन या फिर डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। और यहाँ पे मैंने लिखा है रेयर, तो डी एलेनिन जो होता है वो रेयर होता है। तो ये रेयर इसलिए है क्योंकि हमारा जो डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स है वो मोस्टली ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन्स बनते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। उसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें एल फॉर्म पाई जाती है। हमारा जो डी फॉर्म है वो नॉन ट्रांसलेशनल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड हो गया, क्योंकि हमारे प्रोटीन्स जो हमारे मेमेलियन प्रोटीन्स होते हैं, या जो हम राइबोसोम्स में ट्रांसलेशन के थ्रू देखते हैं, ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन्स बनते हैं उनमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो मोस्टली एल फॉर्म के होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या इनकी कन्फिगरेशन ऐसी क्यों, मतलब इसी एलेनिन की
खाली एल फॉर्म को ही क्यों इंक्लूड किया गया है या बाकी के अमीनो एसिड्स की, इसका भी जो रीज़न है वो क्लियर नहीं है। तो हम इसको इस तरह से याद रखते हैं कि डी फॉर्म इज़ रेयर। तो डी फॉर्म हमें प्रोटीन्स में देखने को नहीं मिलती है, तो डी फॉर्म जो है वो काफ़ी रेयर है अगर हम मैमेलियन प्रोटीन्स में देखें तो। बाकी रेयरली फाउंड होने के बावजूद भी वो बैक्टीरिया या फिर कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिम्स के सिक्रीशंस या फिर टॉक्सिन्स के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं अमीनो एसिड के बने हुए उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वेलिनोमाइसिन, ग्रामेसिडिन। ये पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स होते हैं जिनमें डी और एल फॉर्म का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। सो आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर टू दैट डी फॉर्म इज़ नॉन ट्रांसलेशन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि हमें ये ईजिली देखने को नहीं मिलेगी। और एल फॉर्म जो है वो पार्टिसिपेट करेगी हमारा ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। ये हमारा जो था एक फॉर्म था नॉमेनक्लेचर सिस्टम का। इसके अलावा भी एक और नॉमेनक्लेचर सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने का कि एल फॉर्म है या डी फॉर्म है, हमने इसमें डिसाइड कर लिया। यानी कि इन दोनों मॉलिक्यूल को और भी तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं इनके स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। इसने दूसरी तरह से भी नाम देने का डिसाइड या रूल बनाया है, जो कि है आरएस सिस्टम। वो देखते हैं। हमारा आरएस सिस्टम जो है वो प्रायोरिटी रूल पे बेस्ड है, जिसमें जो हमारा आर ग्रुप होता है या जो आर चेन होती है अमीनो एसिड में, उसके जो ग्रुप होता है उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर, मतलब उसमें जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको प्रायोरिटी दी जाती है, समथिंग लाइक दैट। उनका प्रायोरिटी रूल होता है जिसको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपको दोनों सिस्टम्स यानी डीएल सिस्टम और आरएस सिस्टम को रिलेट करना आना चाहिए और उसका एक्सेप्शन भी पता होना चाहिए, जो मैं बता रही हूँ अभी। आर फॉर्म में आर का मतलब होता है रेक्टस और एस फॉर्म में एस का मतलब होता है सिनिस्टर, और आर फॉर्म जो होती है वो डी फॉर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। यानी कि हम डीएल सिस्टम में अमीनो एसिड के जिस स्ट्रक्चर को डी फॉर्म कंसिडर करेंगे उसको आर सिस्टम में आर फॉर्म कंसिडर किया जाता है, और एस फॉर्म को हम एल फॉर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग कंसिडर करते हैं। यानी कि जो हमारा डीएल सिस्टम में एल फॉर्म है उसको हम एस फॉर्म कंसिडर करते हैं आर सिस्टम में। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है और इसके साथ इसका एक्सेप्शन याद रखना है। अगर हम बात करें एल एलेनिन को अगर हम बोलेंगे तो आर सिस्टम में एल एलेनिन कहलाएगा हमारा एस एलेनिन, और जो डी एलेनिन है वो यहाँ पे आर सिस्टम में आर एलेनिन होगा, जो कि यहाँ पे हमारा रेयर हो गया क्योंकि डी फॉर्म जो है हमारी रेयर है। ऐसा बाकी सारे अमीनो एसिड्स के साथ होगा, सबके अमीनो एसिड्स के नाम के आगे एल और डी और आर एस इसी तरह से लगेगा एक्सेप्ट सिस्टीन। तो यहाँ पे एक्सेप्शन जो आ गया वो आ गया है सिस्टीन का। सिस्टीन हमारा जो अमीनो एसिड है उसका जो आर ग्रुप होता है उसके अंदर सल्फर एटम भी प्रेजेंट होता है, यानी कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। ये आपको याद कैसे रहेगा मैं आगे अभी क्लासिफिकेशन में समझाऊंगी। सल्फर के प्रेजेंस की वजह से इसकी प्रायोरिटी रूल जो होता है आर एस सिस्टम में जो फॉलो होता है, उसमें सिस्टीन के जो डीएल सिस्टम में एल फॉर्म है उसको हम एस फॉर्म नहीं बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एल फॉर्म को एस फॉर्म बाकी सारे अमीनो एसिड के लिए बोलेंगे एक्सेप्ट सिस्टीन, क्योंकि डीएल सिस्टम में जो एल फॉर्म होती है सिस्टीन की वो आर फॉर्म कहलाती है आर एस सिस्टम में, ना कि एस फॉर्म। तो हमारा जो एल सिस्टीन है वो आर एस सिस्टम में आर सिस्टीन कहलाएगा, ना कि एस सिस्टीन। तो ये एक्सेप्शन आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, और इसको याद रखने के लिए आप मतलब इतना कंफ्यूज करने वाला तो नहीं है, स्टिल आप कभी भूलें ना, उसके लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डी आर मीन्स डॉक्टर होता है, तो डी फॉर्म को हमेशा आर फॉर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग समझा जाता है। और एक्सेप्शन याद रखेंगे कि जब डी फॉर्म को आर फॉर्म बोल रहे हैं तो सिस्टीन में उल्टा होता है, जो हमारी एल फॉर्म होगी वो सिस्टीन की आर फॉर्म होती है आर एस सिस्टम में। और अगर एल एस को याद रखना है तो आपको पता ही है हम लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट हैं, तो एल एस मीन्स लाइफ साइंसेज, या फिर आप लेक्चरशिप से भी लर्न कर सकते हैं उसको। तो ये एक रिटेन रखने की ट्रिक हो गई इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करा है, जिससे हमें स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अमीनो एसिड जो 20 टाइप्स के हैं उसमें कौन से अमीनो एसिड का जो आर चेन है उसमें क्या ग्रुप प्रेजेंट है, उस रीज़न से मैंने स्ट्रक्चर को भी इसमें कंबाइन करा है। उसके अलावा पोलैरिटी में भी समझेंगे कि पोलैरिटी में वो हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। पोलैरिटी में हम बोलेंगे कि वाटर जो होता है हमारा पोलर होता है, इसलिए वाटर लविंग जो होंगे वो पोलर होंगे और वाटर रेटिंग जो होंगे वो नॉन पोलर होंगे, तो इसलिए हम पोलर और नॉन पोलर में कैटेगराइज करेंगे। एंड फर्दर हम समझेंगे कि जो पोलर है उसमें भी हम चार्ज और अनचार्ज के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि जो चार्ज मॉलिक्यूल होंगे उनके ऊपर नेट चार्ज कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसकी वजह से हम उन्हें एसिडिक और बेसिक कह सकते हैं। और दूसरा जो हमारा पोलर होंगे फिर भी अनचार्ज होंगे, क्योंकि उनका जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाता है, इसलिए हम उनको बोलेंगे पोलर बट अनचार्ज्ड। तो इस तरह से हम कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे और याद भी रखने का तरीका हमें इस चार्ट से मिल जाएगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे कि वो कीटोजेनिक है या फिर ग्लूकोजेनिक है, यानी कि जब उनका मेटाबॉलिज्म होगा, उनका ब्रेक डाउन होगा, तो वो कीटोन बॉडीज़ बनाते हैं या फिर ग्लूकोज बनाने का जो पाथवे होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसमें पार्टिसिपेट करके ग्लूकोज फॉर्मेशन की में हेल्प करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं।
या फिर कुछ होते हैं जो कि दोनों होते हैं, कीटोजेनिक भी होते हैं अमीनो एसिड और ग्लूकोजेनिक दोनों भी हो सकते हैं। तो और नेसेसिटी इन डाइट में हम उन्हें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की तरह कंसीडर करेंगे। ये तो आपको समझना होगा कि एसेंशियल वो होते हैं जिन्हें हमें डाइट में इनटेक करने की ज़रूरत होती है, तो एसेंशियल वो हुए। और नॉन एसेंशियल वो हुए जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं या किसी न किसी मेटाबॉलिक पाथवे में, तो उन्हें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा हमारे होते हैं कुछ सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं। सेमी एसेंशियल का मतलब उन्हें हमारे हमें जो है उनकी नीड सिर्फ़ ओकेजनली होती है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक इन्फेंट में जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छे से होती है, तो उसका जो हाई ग्रोथ पीरियड होता है इन्फेंट से लेकर कुछ एज तक, तो उस टाइम तक उसको कुछ अमीनो एसिड्स की नीड होगी, पर आफ्टर दैट टाइम, आफ्टर दैट ग्रोथ पीरियड उन अमीनो एसिड्स की नेसेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो उसकी बॉडी में बनने लगेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें सेमी एसेंशियल के कंडीशन की एक और बारे में, कि इम्यूनिटी में होता है कि अगर इलनेस हो गई है या बीमारी हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके उस टाइम पे जो अमीनो एसिड्स कुछ ओकेजनली नीडेड होंगे कि हमें उनको इनटेक करना होगा, क्योंकि वो मेटाबॉलिक पाथवे में नहीं बन पा रहे हैं किसी न किसी वजह से, वो होगा। सो अब हम इन चारों बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो है अमीनो एसिड्स का उनको स्टडी करते हैं। तो जो फर्स्ट जो हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स को याद रखने का कि कौन सा अमीनो एसिड में कौन से टाइप की आर ग्रुप है, उसको रफली याद करने के लिए क्लासिफिकेशन हम समझ सकते हैं। सो जो एलिफेटिक अमीनो एसिड है, एलिफेटिक मतलब उनके अंदर जो है वो स्ट्रेट चेन ऑफ आर ग्रुप होती है, मोस्टली अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो हैं ग्लाइसिन, सिंबल से लिखती हूँ, एलेनिन जिससे आपको याद भी होगा, वलीन और ल्यूसिन। एरोमेटिक जो होते हैं हमारे, जिनके अंदर एरोमेटिक आर चेन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हम बेसिस में एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर, यानी कि आर चेन कैसी है उनके अंदर, उसके बेसिस पे जो आर ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्या है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा क्लासिफिकेशन। एरोमेटिक अमीनो एसिड है जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग यानी OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड जिनकी आर चेन में OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो है सेरीन एंड थ्रियोनिन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग जो अमीनो एसिड हैं वो हैं एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, और ये कैसे हैं, एसिडिक। अमीनो ग्रुप जो है जिस भी आर चेन में प्रेजेंट है अमीनो एसिड्स की, वो है लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो कि कैसे हैं, हमारे बेसिक अमीनो एसिड। और अमाइड ग्रुप जो है वो किस में प्रेजेंट है, वो हमारे एस्पेराजीन एंड ग्लूटामिन में। एस्पेराजीन का सिंबल होता है N एंड ग्लूटामिन का होता है Q। इमाइड ग्रुप जो है वो कौन से हमारे अमीनो एसिड में प्रेजेंट है, वो है प्रोलीन में। प्रोलीन का नाम भी आप याद रखिएगा हमेशा, उसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम आगे पढ़ेंगे जिसमें उसको याद रखना पड़ेगा। ग्लाइसिन के एक्सेप्शन हमने सुना है अभी जो हमने पीछे पढ़ा है, और सिस्टीन का एक्सेप्शन पढ़ा है, और मिथ्योनिन को तो आपको याद ही रखना है क्योंकि वो हमारा स्टार्ट कोडन होता है AUG, जिससे हमारा प्रोटीन का ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ये आपको अपने माइंड में हमेशा रखने हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा। मोस्टली पार्ट बी में डायरेक्ट आ सकता है, और वैसे पार्ट सी में अगर क्वेश्चन आया तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, कि अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होगी तभी आप पता लगा पाएंगे कि उस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ लर्न रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है। सल्फर कंटेनिंग जो है वो हमारे हैं सिस्टीन और मेथियोनिन। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि कौन से अमीनो एसिड्स की आर चेन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पोलैरिटी के बेसिस पे। तो अमीनो एसिड्स जो है वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। पोलर वो होंगे जो हमारे हाइड्रोफिलिक होंगे, और नॉन पोलर ऑब्वियसली मैं लिख नहीं रही हूँ इधर, हाइड्रोफोबिक होंगे। एंड देन हमारे पोलर जो है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड हैं, चार्ज्ड एंड न्यूट्रल, यानी कि उनके ऊपर नेट चार्ज जो है वो कुछ समथिंग प्लस या माइनस है तो वो चार्ज्ड है, और अगर नहीं है, नेट चार्ज 0 है, तो वो न्यूट्रल है यानी अनचार्ज। तो जो एसिडिक हैं यानी कि उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, और जो बेसिक है जिनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, एसिडिक वाले हैं हमारे एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। ये आपको अब तक पूरी वीडियो में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आई होप कि आपको अब तक लर्न हो गया होगा कि कौन से एसिडिक हैं एंड कौन से बेसिक हैं। आर्जिनिन है एंड लाइसिन है। न्यूट्रल में हमारे आ जाते हैं सिस्टीन, ग्लूटामीन, एस्पेराजीन, सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। अब इसमें एक कंफ्यूजिंग पार्ट आता है जो कि होता है हिस्टिडीन का। तो हिस्टिडीन वैसे हम उसको वीक बेस ही समझते हैं, बट स्टिल कहीं कहीं पे उसको न्यूट्रल भी समझा जाता है, तो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से कर दे रही हूँ, बट स्टिल हम उसको कंसिडर वीक बेस की तरह या पार्शियली बेसिक ही करते हैं। पर फिर भी हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि कहीं ना कहीं पे उसको न्यूट्रल या चार्ज दोनों भी बताया जा सकता है, कि इसके बीच में ये अभी क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल हम लोग उसको हिस्टिडीन को अभी बेसिक ही कंसिडर करेंगे।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूट्रल के बाद नॉन पोलर अमीनो एसिड। नॉन पोलर जो होते हैं वो होते हैं एलेनिन, वेलिन, मिथियोनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, tryptophan and phenylalanine. And again some confusion like this also raises over here कि कोई अमीनो एसिड न्यूट्रल है जो कि पोलर और न्यूट्रल है या फिर नॉन पोलर है। तो वो है हमारे प्रोलीन और ग्लाइसिन, जिनके बीच में कन्फ्यूजन रहता है। तो उनको अगेन मैं एक डॉटेड लाइन से बनाऊंगी दोनों साइड ही, कि वो न्यूट्रल के अंदर भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं और नॉन पोलर के अंदर भी। एंड इफ़ यू हैव वेरी मच क्लैरिटी अबाउट इट कि आपको प्रोलीन और ग्लाइसिन को किस तरह समझना है, तो वेल एंड गुड। ये है हमारा स्ट्रक्चर के बेसिस पे और पोलैरिटी के बेसिस पे हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कीटोजेनिक जो होती हैं अमीनो एसिड वो कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं मेटाबॉलिक पाथवे में कहीं ना कहीं, और ग्लूकोजेनिक जो होती हैं अमीनो एसिड्स वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लूकोज के फॉर्मेशन वाले मेटाबॉलिक पाथवे में। अब कीटोजेनिक जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो हैं दो, बस दो, ल्यूसीन एंड लाइसिन। तो ये याद रखना इजी रहेगा आपके लिए। एल एन के, एल एन एल, तो मतलब दोनों का स्टार्टिंग लेटर सिंबल है एल एन के। तो ये दोनों जो हैं वो कैसे हैं, कीटोजेनिक, ये आपको याद होगा। और दूसरा जो हमारे दोनों हैं कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक, यानी जो दोनों चीज़ें करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, वो है ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन। तो ट्रिप्टोफेन का सिंबल होता है वाई, आइसोल्यूसिन का आई, फिनाइलएलेनिन का सिंबल होता है एफ, और टायरोसिन का होता है वाई। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ जितनी बार आपने पढ़ा है आपको याद हो रहा होगा। एंड इसका आप याद रखने की ट्रिक आप समझ सकते हैं कि वाईफाई होता है कि आई जो है उसकी जगह बस वाई है, बट वाईफाई के थ्रू आप इसे याद रख सकते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक। और कीटोजेनिक आपको ये लर्न है। अब इन 6 अमीनो एसिड्स के अलावा जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो ग्लूकोजेनिक है। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, बाकी के 14 अमीनो एसिड्स ग्लूकोजेनिक है। ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बेसिस पे। अब हम लास्ट कैटेगराइजेशन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी इन डाइट। सो जो उनकी नेसेसिटी जो होती है हमारी डाइट में, उसके बेसिस पे मैं समझा चुकी हूँ कि इसेंशियल क्या होता है, नॉन इसेंशियल क्या होता है। तो इसेंशियल जो है वो हमारे यहाँ हिस्टडीन यानी कि एच, मैं सिंबल ही लिख देती हूँ, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन एंड वलीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 अमीनो एसिड्स जो हैं हमारे वो इसेंशियल हैं। सेमी इसेंशियल की बात करें तो सिस्टीन और आर्जिनिन एंड टायरोसिन। तो ये तो आपका इजीली आपको याद रखना हो गया कि ये क्या हो गया, क्राई। तो सेमी इसेंशियल जो हो गया वो क्राई से आप याद रख सकते हैं अगर आपको सिंबल्स लर्न है। सी फॉर सिस्टीन, आर फॉर आर्जिनिन एंड वाई फॉर टायरोसिन। टायरोसिन में वाई आता है तो वाई फॉर टायरोसिन। नॉन इसेंशियल में हमारे बचे हुए सारे आ गए, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामीन नाउ एंड प्रोलीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आपके नॉन एसेंशियल हो गए। तो इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट होता है अमीनो एसिड्स का। ये आप देख सकते हैं एक सिंगल शीट पे सारे के सारे क्लासिफिकेशन आ गया अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर आपको कैसे लर्न करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पोलर और नॉन पोलर वाला। और ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं और बोथ कौन से हैं। तो ये आप जितना अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपका पार्ट बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे अमीनो एसिड से। एंड इतना आपने बेसिक समझ लिया है तो हम आगे जो हमारा एडवांस्ड प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर न्यूमेरिकल्स जो आ सकते हैं जैसे कि पी आई वैल्यू पे या फिर पी के ए वैल्यू पे, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा कि मैं बहुत ही कंसाइजली नोट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को बिल्कुल टारगेटेड कंटेंट मिले एंड रिवाइज करने में भी इजी रहे। क्योंकि एक बार हम नोट्स बनाए फिर हमारा जो रिवीजन सेशंस होते हैं उसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो नोट्स जो है वो आप प्रॉपर तो बना रहे होंगे, बट शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इन 3 शीट्स में हमने अमीनो एसिड्स का बेसिक्स एंड क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। एंड जो उसकी एडवांस प्रॉपर्टीज़ हैं या जो न्यूमेरिकल्स हैं और फिर आगे प्रोटीन्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स, वो सब हम आगे कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा जितना मैंने समझाया। मे बी मेरी जो समझाने की एबिलिटी है वो अभी उतनी डेवलप नहीं है, बट आई होप कि वीडियो बाय वीडियो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आते जाएंगे टॉपिक्स। एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी स्टिल।
आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी एंड आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा एंड उसी के बेसिस पे मेरा आगे की वीडियोस बेस्ड होंगी, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे आगे वीडियोस बनानी है. So I will see you in the next video. Till then, take care and be happy. Let's make a difference.